नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार, मैं हूं अजय मिश्र। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की गारंटी पर नसीहत के बाद तेज हुए भाजपा के हमले। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां लाती है। खजाना खाली करने के बाद भी जनता को नहीं मिलता कोई लाभ। भाजपा के मिशन झारखंड को धार देने आज रांची पहुंचेंगे अमित शाह। भाजपा ने कहा, सरकार में आने पर 5 लाख रोजगार के अवसर करेंगे सृजित। 5 नवंबर से कांग्रेस के प्रचार में आएगी तेजी। रेलवे की ओर से पूरे देश में छठ स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी। आज 168 ट्रेन के जरिए यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं। थाईलैंड के विदेश मंत्री मैरिस सांग्यामपोंगसा ने की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में महज 3 दिन बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के चुनावी हमले हुए तेज। चलिए अब इस समाचार बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से और आपको बताते हैं बड़ी खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की गारंटी पर नसीहत देने के बाद भाजपा के हमले अब लगातार तेज होते जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जहां भी सत्ता में आती है वहां के लिए चुनौतियां ही लाती है। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस सत्ता में आने पर खजाना ही खाली कर देती है और जनता को सुविधाएं भी मुहैया नहीं करा पाती। बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी पार्टी की ओर से दी जा रही अब चुनावी गारंटियों पर ही सवाल उठा रहे हैं, चिंता जता रहे हैं। इस चिंता में नसीहत दे रहे हैं। उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी के भीतर बैकफुट पर खड़ा कर दिया है, बल्कि कर्नाटक में शक्ति गारंटी की समीक्षा किए जाने वाले एक बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं को भी वो गारंटी नहीं देने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी गारंटी न दें जिससे पूरा न किया जा सके, ऐसे वादे ही न करें। दरअसल खड़गे की यह टिप्पणी कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार के यह कहने के बाद आई कि वो शक्ति योजना की समीक्षा करेगी, जिसमें महिला यात्रियों को मुफ्त बस सेवा प्रदान करने की घोषणा की गई है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने लोगों के सामने 5 बड़ी गारंटियां दी थी। इसमें गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 3,000 रुपये और गरीबी रेखा से नीचे हर परिवार को हर महीने प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम चावल जैसी गारंटियां शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर कांग्रेस 5 गारंटियां पूरा करती है तो इससे कर्नाटक का राजस्व घाटा 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1,14,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जो राज्य के कुल बजट का लगभग 21.5% है। और अब दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। पहले बयानों पर अभद्र बयान और फिर माफी। जहां कांग्रेस और उनके सहयोगियों की अब ये आदत सी बन गई लगती है। महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी पर बचे बवाल के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि जो वक्तव्य हुआ उसका अलग अर्थ लगा करके जानबूझकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है, इसका मुझे दुख है। फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी के भी मन को अगर ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं उनका सम्मान करता हूं और मैंने अपने 55 साल में कभी अवमानना नहीं की है, आज भी नहीं करूंगा।
मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी नहीं देखी जा सकती। जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। और शिवसेना द्वारा अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता शाइना एनसी को की गई टिप्पणी पर शिवसेना नेता उद्धव गुट के संजय राउत ने बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान में महिलाओं का कोई अपमान नहीं किया गया। दरअसल शिवसेना नेता महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियों पर शर्मिंदा होने के बजाय अपने नेताओं का बचाव कर रही है। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने में चाहे सीता सोरेन हो, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा हो या फिर सिमी रोजवेल जॉन, कांग्रेस और उनके सहयोगी ने महिला नेताओं को अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणियों से निशाना बनाना अपनी अब आदत सी बना ली है। साथ ही अपने नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करने के बजाय वो हमेशा उसका बचाव करते नजर आते हैं। अरुण जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है, उसमें महिला का अब और कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ते है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। कर्नाटक खराब आर्थिक स्थिति को लेकर के राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी खराब वित्तीय स्थिति की बात स्वीकारी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति में तनाव जरूर है, लेकिन योजनाओं को लागू करना बंद नहीं किया जाएगा। I do agree that there is a strain on the finances. Everybody agrees. But that doesn't mean that we are going to stop them. We have, as I said, we have made a provision in our budget, 56,000 crores, consciously. It's not just off the cuff we have done it and, now we got into trouble. Yes, there is a strain on the budget, but definitely, we continue to implement. अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ईडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने हमेशा जनता के साथ झूठे वायदे किए। सिपाही भर्ती के नाम पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने घोटाला ही कर दिया। इसके लिए कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को जवाब देना होगा। कई बहनें झारखंड की ऐसी हैं जिनके माथे पर बहनें आज भाई दूज का तिलक नहीं लगा पाएंगी, क्योंकि रोजगार के नाम पर, उत्पाद सिपाही की भर्ती के नाम पर ये इंडी गठबंधन की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनको ऐसा दौड़ाया कि वो जिंदगी की जंग हार गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के शांगस लार्लू वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों की फिलहाल अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के अनुसार एक और आतंकवादी के इलाके में छुपे होने की संभावना है, जिसे पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारों के अवसर पर भारतीय रेलवे द्वारा लगभग 7,500 विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं, जबकि पिछले साल 4,500 विशेष गाड़ियां ही चलाई गई थीं। 1 नवंबर 2024 को रेलवे ने 164 से ज़्यादा ये स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जबकि आज 168 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। आज चलाई जा रही कुछ महत्वपूर्ण विशेष गाड़ियों का विवरण इस तरह से है। 01009 लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस, 01481 पुणे दानापुर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक दानापुर एक्सप्रेस, 01415 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस, 01079 मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस, 01205 पुणे दानापुर एक्सप्रेस, 02832 भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस,
पूरी पटना एक्सप्रेस। ये स्पेशल ट्रेन जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आज 7,500 से ज़्यादा फेरे चलाए गए हैं और छठ पूजा में भारी संख्या में लोग ख़ासतौर पर मेट्रो शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार पर अपने घरों पर त्यौहार मनाने के लिए वापस जाते हैं और इसके लिए विशेष तैयारी की गई। विशाखापट्टनम भुवनेश्वर एक्सप्रेस, आनंद विहार से जाने वाली गया एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना एक्सप्रेस 02394, ये स्पेशल ट्रेन जो हैं वो लगातार चलाई जा रही हैं, जिसका विवरण इस वक्त आप देख रहे हैं। कोयम्बटूर धनबाद एक्सप्रेस आपने देखा, आनंद विहार से चलने वाली मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस के साथ साथ आनंद विहार से बहुत सारी जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली से जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जाने वाली है। मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस बेंगलुरु से भी कई सारी गाड़ियां चलाई गई हैं। दानापुर एक्सप्रेस बेंगलुरु, दानापुर एक्सप्रेस हावड़ा रक्सौल, सियालदह गोरखपुर, सियालदह जयनगर एक्सप्रेस, सियालदह लखनऊ एक्सप्रेस से तमाम गाड़ियाँ जो हैं चलाई गई हैं और पूरी ग्वालियर एक्सप्रेस भी स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलाई गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट के महापौर पर आज दोपहर 12:14 पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक शीतकाल में मां गंगा के दर्शन मुखी मठ में कर पाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम से मां गंगा के जयकारों के साथ निकली। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आर्मी बैंड की धुन के साथ डोली मुखबा के लिए रवाना हो गई। उत्सव डोली चंडेश्वरी देवी मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए लाई जाएगी। कल सुबह विधि विधान के साथ फिर से चंडेश्वरी देवी मंदिर से ये डोली मुखबा के लिए प्रस्थान करेगी। इस विषय पर जानकारी देते हुए श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने कहा कि इस वर्ष 8 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री गंगोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। मां भगवती गंगा की पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई थी 4 बजे से और उसके बाद लोगों ने निर्माण दर्शन किए और भगवती गंगा के हजारों श्रद्धालुओं के साथ उनकी डोली को यहाँ से मुखबा के लिए विदा कर दिया गया है। और मां पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो डोली है वो देवी मंदिर में 4 किलोमीटर पहले रात्रि निवास करेगी। सारी रात को कीर्तन भजन चलेगा और हम 3 तारीख को सुबह अपना वहाँ पर महाभंडारा होता है, उसमें जो है हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं और भंडारे को प्राप्त करने के बाद, प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम सभी लोग मुखबा के लिए रवाना होंगे और 3-4 बजे तक मुखबा पहुंच जाएंगे। शीतकालीन प्रवास के जो दर्शन है मां पतित पावनी गंगा के वो वहीं पर सुलभ हो पाएंगे। और मथुरा में श्री द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा अन्नकूट का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गोबर से बनाए गए श्री गिरिराज महाराज का मंत्रोच्चारण के साथ आज पूजन किया गया। मंदिर में चौक में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया गया और विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजन किया। इसमें राजाधिराज द्वारिकाधीश महाराज को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। विशेष दर्शन के लिए भक्तों की द्वारकाधीश मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। भगवान कृष्ण के द्वारा इंद्र के अभिमान का दमन किया है और उस दमन के कारण ही आज के दिन गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के सभी मंदिरों में मनाया जा रहा है। इससे पूर्व सबसे पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी और भगवान कृष्ण ने अपनी 5 साल की उम्र में सभी गांववासियों को ये कहा कि ये इंद्र का पूजन आप बंद करो। गांववासी नहीं माने। भगवान के द्वारा अपनी हट करके अपना खाना पीना छोड़ के ये हट की है कि मेरी पूजा करो। गांव वालों ने उनकी पूजा प्रारंभ की। तभी इंद्र ने भयंकर बरसात से भगवान को चेतावनी दी, लेकिन भगवान ने अपनी कन्नी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के और पूरे गांव वासियों की रक्षा की और उस दिन से ही इंद्र का अभिमान का दमन हुआ और गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम सभी मंदिरों में प्रारंभ हुआ। तो आज गोवर्धन पूजा का जो महोत्सव है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिवाली के तीसरे दिन इसको मनाया जाता है और इसी दिन माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब वो 7 वर्ष के थे तो उन्होंने 7 कोस बड़े गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात लगातार अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। आगे बढ़ते हैं। तकनीक के माध्यम से पैसों के लेन देन की सरकार की बड़ी पहल के तहत अब यूपीआई ने भी अक्टूबर महीने में बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, अक्टूबर में यूपीआई के जरिए 23.5 लाख करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। ये जानकारी शुक्रवार को एनपीसीआई द्वारा दी गई। अप्रैल 2016 में यूपीआई शुरू होने के बाद से अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर की तुलना में अक्टूबर में लेन देन की संख्या में 10% और वैल्यू के हिसाब से 14% की बढ़ोतरी देखी गई। अक्टूबर में दैनिक यूपीआई लेन देन की संख्या
35 मिलियन रही। इस दौरान औसत लेन देन की वैल्यू 75,801 करोड़ रुपए रही, जो कि रोज़ाना का आंकड़ा है। औसत दैनिक लेन देन की संख्या 501 मिलियन यानी करीब करीब 50 करोड़ और मूल्य 68,800 करोड़ रुपए है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि भारत में डिजिटल लेन देन इस तरह से बढ़ रहा है। फिलहाल उपभोक्ता व्यय का 60% कैश में ही खर्च किया जाता था, लेकिन अब भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2021 में उपभोक्ता व्यय में डिजिटल लेन देन की हिस्सेदारी 14 से 19% थी और अब ये 40 से 48% हो गई है। यूपीआई आधारित लेन देन की संख्या इस वर्ष की पहली छमाही में यानी अप्रैल से सितंबर में 52% बढ़ करके अब 78.97 अरब पर पहुंच गई, जो पिछले साल इसी 6 महीने में 51.9 अरब के स्तर पर थी। इस वर्ष के पहले 6 महीनों में यूपीआई लेन देन का मूल्य 40% बढ़ा 83.16 लाख करोड़ रुपए से अब 116.63 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और अक्टूबर में क्योंकि त्योहारों का मौसम बिजी सीजन बोलते हैं, इसलिए ये लेन देन ज़्यादा आपको दिखाई दे अब तक का रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी पुष्कर न सिर्फ समृद्ध संस्कृतियों के लिए मशहूर है, बल्कि हर साल यहाँ पर आयोजित होने वाला पुष्कर मेला इसके आकर्षण को चार चांद लगा देता है। पुष्कर मेले का रंगारंग आगाज आज से हो रहा है। 17 नवंबर तक इस मेले का आयोजन किया जाएगा। हर साल दीपावली के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है और राजस्थान के विभिन्न रंगों से सुसज्जित ये उत्सव पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पुष्कर मेला दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। ये पारंपरिक कार्निवाल हजारों ऊँटों, घोड़ों और मवेशियों को एक साथ लाता है। पशुओं के व्यापार के अलावा उत्सव के मुख्य आकर्षण है सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्थानीय नृत्य, संगीत और सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता। कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इस अद्भुत उत्सव का धार्मिक महत्व भी है। मेले को मुख्य रूप से कार्तिक पूर्णिमा के महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने के हिंदू चंद्रमा के अनुसार पूर्णिमा के दिन होता है। तीर्थयात्री कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करते हैं और पुष्कर में विद्यमान एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं। आस्था, विश्वास और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक पुष्कर मेला देश विदेश के लाखों सैलानियों को हर साल आकर्षित करता है। और दिन ब दिन बढ़ते साइबर अपराध चिंता का विषय बन रहे हैं। आज अधिकतर कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन की वर्चुअल दुनिया बिल्कुल अलग है। इसे लेकर के चूंकि हमें शिक्षित नहीं किया जाता, तो हम इससे जुड़े सावधानियों के जो उपाय हैं वो नहीं जानते और इसलिए अपराधी लगातार रोजाना नए नए तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड के तरीके अपना करके आम लोगों को लूटते हैं। इसमें से एक तरीका जो काफ़ी चर्चा में है वो है डिजिटल अरेस्ट। इस फ्रॉड में स्कैमर्स खुद को ईडी, सीबीआई, पुलिस, कस्टम्स या आरबीआई जैसा अधिकारी बता करके लोगों से करोड़ों की ठगी कर रहे हैं। आपको सावधान रहना। लोगों को पुलिस की वर्किंग के बारे में ज़्यादा आइडिया है नहीं और आप नाम थ्रो कर दीजिए कि क्राइम ब्रांच है, स्पेशल टास्क फोर्स है, सीबीआई है, आईबी, तो एकदम से घबरा जाते हैं लोग कि ईडी के अंदर मेरा केस कैसे हो गया। लोग कोर्ट कचहरी के नाम से भी डरते हैं। यदि आपके वेबसाइट से मैं आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड करा दूं तो आप दिमाग आपका बंद हो जाएगा चलना। वो इतने प्रोफेशनली बात करते हैं, जो सेक्शंस अप्लाई करते हैं वो कहीं गलत नहीं होते। तो पहली चीज़ की उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी हुई है। जो वारंट्स वगैरह भी निकलते हैं तो उसमें आप बहुत जल्दी कुछ गलती निकाल नहीं पाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए कि 3, 4, 5, 7 दिन तक लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, किसी से हेल्प नहीं मांग रहे हैं और इतने घबरा जाते हैं कि किसी भी हद तक कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाता है। और डिजिटल अरेस्ट और अन्य जो ऑनलाइन घोटालों से कैसे रहें सावधान, इसको जानने के लिए आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का हमारा कार्यक्रम साइबर अलर्ट। आज रात 9 बजे इसका प्रसारण होगा, सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। एक शब्द जो लगातार सुनने को आ रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट। घबराहट का माहौल क्रिएट करने के लिए वो बताते हैं कि आप एक्यूज्ड हैं और आपको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने बताया मैं TRA से बोल रहा हूँ, आपका नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। किस तरह से ये शातिर जालसाज तरह तरह के प्लान्स बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को लूटने का प्रयास करते हैं। जो क्राइम आपके संग अभी हो रहा है उससे पहले क्राइम ऑलरेडी हो चुका है, जिसके बारे में आपको अंदाजा है। अब बुलेटिन में बात करते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन बचे हुए हैं। 5 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिल्वॉकी में रैली की। मतदाता धोखाधड़ी की आशंकाओं को हवा देने के लिए ट्रंप ने अपनी जानी पहचानी बातों को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा कि हमें परवाह नहीं कि आप कब वोट देते हैं, बस आप सुनिश्चित करें कि आप वोट दें और अगर आप किसी को धोखाधड़ी करते हुए देखते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तुरंत उसको
तुरंत उनकी रिपोर्ट करें। पेंसिल्वेनिया में मतदाता धोखाधड़ी के बारे में ट्रंप के झूठे दावों ने इस बात की अब चिंता बढ़ा दी है कि अगर वे हार गए तो फिर से चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं कैमला हैरिस ने विस्कॉन्सिन के वेस्ट एलिस में रैली की। उन्होंने फिर से मध्यम वर्ग के लोगों के लिए करों में कटौती करने, बच्चों की देखभाल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने और वृद्धों की देखभाल का खर्च मेडिकेयर द्वारा उठाने का अपना वायदा दोहराया है। और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब केवल 3 दिन बचे हैं। 5 नवंबर को होने वाले इस चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। वहीं स्विंग स्टेट जॉर्जिया में कौन आगे चल रहा है, साथ ही भारतीय अमेरिकी समुदाय में इस बार कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, देखिए हमारे संवाददाता शुभेंदु घोषी भारतीय अमेरिकी समुदाय के राजनीतिक महत्व और ट्रंप हैरिस को लेकर के भारतीय अमेरिकी परिषद के सदस्य बॉब एरामिली से खास बातचीत। हम अटलांटा में हैं, मेरे साथ हैं यहाँ पे इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर बॉब एरामिली, जो जॉन क्रीक सिटी काउंसिल के मेंबर हैं। स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आप वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन हैं जो पब्लिक ऑफिस में इलेक्ट हुए थे जॉर्जिया में। थोड़ा अपना अनुभव साझा करें हमारे साथ कि कैसा अनुभव रहा पब्लिक ऑफिस में यहाँ सर्व करते हैं। बहुत अच्छे। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये ख्याल है कि जब हम भारतीय वायुसेना में थे हमें यही बताया जाता था कि आप नहीं करोगे तो कौन करेगा ये जिम्मेदारी। वही जिम्मेदारी की हमने हमारी सोच जो है हम यहाँ भी लिया है। ये हमारा मुल्क है, अभी ये हमारा जगह जहाँ रहते हैं हम, तो इसीलिए हमको ये लगा कि हम भी यहाँ अपना हाथ बटाएं। इन दोनों कैंडिडेट्स को अगर मैं कहूँ कंपेयर किया जाए स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, तो क्या कांटे की टक्कर है ये हमें सुनने में आ रहा है। आप बताएं कि किस तरीके का एडवांटेज है एक कैंडिडेट का दूसरे के ऊपर। ऐसा है कि देखिए, अगर बात रही जो विदेशी लोग हमारे घुसपैठिए हैं जो बगैर कागज के यहाँ आ जाते हैं, वो लोग जो हैं हमारे चीफ ऑफ पुलिस बताते हैं कि यहाँ हमारे बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं लोगों को, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ट्रस्टिंग हैं। तो जब ये लोग आ जाते हैं तो हमारे बच्चों को सफ़ेद कोकेन वगैरह बेचते हैं। सारे नहीं, अगर 100 में 3 भी बेचा तो वो 3 हमारे लिए खतरा है। तो ये बात है। और ऊपर वाला महंगाई एक ऐसी चीज है। 2 साल पहले हमारे पास यहाँ 50 पैसे में डजन अंडे मिलते थे, आजकल $2.50 में 1 डजन मिलता है। अगर ये 2 बात रही, महंगाई और ये घुसपैठियों की बात रही, तो ट्रंप में एडवांटेज है। और अगर मिस हैरिस की बात करेंगे तो अगर वो और भी कुछ प्रोग्राम लाएंगे, हम ये पैसे देंगे वो पैसे देंगे, हम उसका भी कुछ महत्व होगा। डीडी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉब एरामिली, भारतीय मूल के वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जॉर्जिया में। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, अटलांटा। इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करने की इजाजत दी, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।